हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने आपको बताया था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कुछ महत्वपूर्ण कारणों के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और प्रबंधकीय कारण। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मेन कंटेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। तो आइए हम जानते हैं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 से संबंधित कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं। इसमें हम अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, जो इसकी पहली सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कार्य समितियों के संदर्भ में। अगर हम बात करें कार्य समितियों के बारे में, वर्क्स कमेटी, वर्क्स कमेटी की बात करें, कार्य समितियों के बारे में बात करें तो ये मुख्यतः इसलिए बनाई जाती है ताकि किसी भी कारखाने में औद्योगिक विवाद को रोका जा सके या औद्योगिक विवाद को कम किया जा सके। स्पेशली इसीलिए कार्य समितियों का गठन होता है। अगर हम इसके प्रोविजन की बात करें तो जिस भी कारखाने में 100 से अधिक श्रमिक काम करते हैं, जहां पे भी 100 वर्कर्स से अधिक काम करेंगे, वहां पे वर्क्स कमेटी होना अनिवार्य हो जाता है। वहां पे कार्य समितियों का गठन अनिवार्य होता है ताकि संस्था में किसी भी प्रकार के विवाद को रोका जा सके। उसके साथ ही साथ हम बात करें अगर सेकेंड प्रोविजन की, तो यहां पे एक प्रोविजन होता है कैंसिलेशन ऑफिसर। इसे हम बोलते हैं समझौता अधिकारी। लेकिन कैंसिलेशन ऑफिसर के बारे में बात करें, अगर हम समझौता अधिकारी के विषय में बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं विवाद के निपटारे के लिए काम करता है। ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर या वर्कर्स के बीच में समझौता कराने का काम करता है। अगर हम दोनों में कंपेरिजन करें, जैसे हमने यहां पे भी बताया कि भी विवाद को कम करता है, रोकता है, ये भी विवाद को समाप्त करने का काम करता है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, ये वर्क कमेटी की अगर हम बात करें तो वर्क कमेटी का काम होता है कि कभी भी किसी भी प्रकार का विवाद संस्था में उभर ही ना पाए या आ ही ना पाए, उसके लिए काम कौन करता है? वर्क्स कमेटी। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी भी संस्था में अगर विवाद हो गया है तो उस विवाद की समाप्ति कराने के लिए कौन सी कहीं ना कहीं कमेटी काम करती, वो है कैंसिलेशन ऑफिसर। वहां पे देखिए कैंसिलेशन ऑफिसर की जरूरत पड़ती है, समझौता अधिकारी की जरूरत पड़ती है। अगर किसी प्रकार का विवाद हो चुका है तो कहने का मतलब है क्या है, ये कहीं ना कहीं फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए काम करता है और एक पास्ट को ध्यान में रखते हुए काम करता है। पास्ट में क्या हुआ है उसको कैसे सेटल किया जाए, तो वहां पे समझौता अधिकारी का प्रोविजन अप्लाई होता है। कैंसिलेशन ऑफिसर के साथ साथ अगर हम बात करें समझौता अधिकारी के साथ साथ, तो यहां पे बात होती है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। जैसे कंपनी के परिवेश में हमने आपको ट्रिब्यूनल के विषय में बताया होगा। ट्रिब्यूनल के बारे में अगर हम बात करें, आपके औद्योगिक न्यायालय के बारे में, जैसे कंपनी का अपना अलग से न्यायालय होता है जहां पे कंपनी लिक्विडेशन के लिए जाती है, किसी भी कैजुअलिटी की कंडीशंस में, किसी भी ऐसे कंडीशन में जहां पे मामला न्यायालय के संज्ञान में आ जाता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री के लिए अलग से न्यायालय की व्यवस्था किस एक्ट के अंतर्गत की गई थी? आपकी बात करें तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में औद्योगिक न्यायालय की व्यवस्था की गई ताकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद का जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। उसके बाद हम बात करें तो यहां पे आता है न्यायालय जांच, जिसे हम कहते हैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, देखिए यहां पे न्यायालय जांच की भी व्यवस्था की। अगर हम कंटेंट की बात करें तो यहां पे जो अगला प्रमुख बात है इसकी, अगर कभी भी किसी भी कारखाने की बात करें, वहां पे विवाद होता है तो विवाद की परिस्थिति में केंद्र सरकार या राज्य सरकार कहीं ना कहीं न्यायालय द्वारा जांच करा सकती है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास न्यायालय द्वारा जांच के लिए क्या होते हैं? अधिकार प्राप्त होते हैं, ताकि वास्तव में
एम्प्लॉयर्स की गलती है या वर्कर्स की गलती है, इसको फाइंड आउट किया जा सके। वास्तव में गलती किसकी है, इसको जानने के लिए क्या कराया जाता है? मुख्य रूप से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कराई जाती है, न्यायालय द्वारा जांच कराया जाता है। न्यायालय द्वारा जांच के बाद बात करते हैं पेनल्टी के बारे में। दंड, देखिए दंड का भी प्रावधान यहां पे आया। अगर अनावश्यक रूप से किसी प्रकार के श्रमिक हड़ताल पे जाते हैं या अनावश्यक रूप से कोई भी एम्प्लॉयर, नियोक्ता की बात करें, नियोक्ता क्या करता है? तालाबंदी का काम करता है। तो कोई भी अवैध हड़ताल के लिए, तालाबंदी के लिए दंड के प्रोविजन के बारे में कहां पे बताया गया? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। साथ ही साथ अनावश्यक रूप से अगर श्रमिकों की छटनी की जा रही है, रिट्रेसमेंट की बात करें या ले ऑफ की कंडीशंस कोई बन रही है, तो वास्तव में ले ऑफ की कंडीशंस है भी या नहीं है, इन तमाम चीजों से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं, उस विवाद में अगर कहीं से भी ऐसा लगता है कि कार्य अवैध है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान बताया गया है। और ये दंड का प्रावधान कहां पे बताया गया है? कारखाना अधिनियम, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में। क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पेनाल्टी के बाद बात करें तो प्रोटेक्शन, एक प्रोविजन यहां पे है, प्रोटेक्शन, संरक्षण देने की सुविधा। देखिए होता क्या है कि अगर कभी भी कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो अवैध हड़ताल में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता या अवैध हड़ताल नहीं करना चाहता, तो उसके लिए संरक्षण की व्यवस्था के बारे में कहां बताया गया? औद्योगिक विवाद अधिनियम। कोई व्यक्ति अवैध कार्यों में अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसके संरक्षण के लिए भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार जिम्मेदार होती है। तो वहां पे संरक्षण से संबंधित प्रावधानों के विषय में भी बताया गया। तो संरक्षण से संबंधित प्रावधान किस एक्ट के अंतर्गत आता है? किस एक्ट की मुख्य बातें हैं? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। प्रोटेक्शन के साथ साथ अगर हम बात करें तो जिसकी प्रोविजन है, स्कोप की बात करते हैं। इस एक्ट के स्कोप की, क्षेत्र, इसका क्षेत्र कहां तक? अगर क्षेत्र की बात करें तो औद्योगिक विवाद अधिनियम ऑल ओवर इंडिया में क्या होता है? अप्लाई होता है। पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। आपकी जैसे बात करें करंट टाइम में, तो टोटल 28 स्टेट्स हैं और आपके कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश और साथ ही साथ 28 जो राज्य हैं, हर एक राज्य, हर एक केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है? इस पर्टिकुलर एक्ट को अप्लाई किया जाता है। तो इसकी स्कोप क्या है? संपूर्ण भारत में। इसके साथ साथ अगर बात करें नेक्स्ट प्रोविजन की, वाइड मीनिंग ऑफ वर्कमैन। देखिए श्रमिकों या श्रमिक शब्द की जो व्यापकता है इस एक्ट के अंतर्गत आती है। यहां पे श्रमिक शब्द को व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है। व्यापक रूप से प्रदर्शित करने का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे श्रमिक हर वो व्यक्ति माना जा सकता है जिसकी इनकम 1600 रुपए से कम है। अगर कोई भी व्यक्ति कारखाने में काम कर रहा है और उसकी आय अगर 1600 रुपए से कम है, उसे हम क्या मान लेंगे? उसे हम श्रमिक मानेंगे, भले ही उन निरीक्षण संबंधी कार्यों को ही क्यों ना करें। अगर निरीक्षण संबंधी कार्यों को भी करता है, फिर भी अगर 1600 रुपए से कम इनकम है या 1600 रुपए से कम वेतन पाता है, तो ऐसी दशा में उसे हम क्या मानेंगे? श्रमिक। तो यहाँ पे श्रमिक शब्द की जो व्यापकता है वो भी आपकी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की प्रमुख बातों में काउंट होता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर अन्य बातों की बात करें तो यहाँ पे सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की बात की गई है। ठीक है, सामाजिक न्याय को ध्यान में रखा गया है। ठीक है, यहाँ इसमें उद्योग की व्यापकता के बारे में बात की गई है। ऐसे और भी प्रमुख बातें हैं। ताकि जो महत्वपूर्ण, जो मेन कंटेंट है उसको हमने यहाँ पे बता दिया आपको कि कौन कौन से मेन कंटेंट हैं आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।